हम वाइवा सेशन में एक्चुअली पीएचडी वाइवा में किस तरह होते हैं, एडमिशन पर्पस या रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या होना जरूरी है, तो पूरे हमारे साथ बने रहेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबा होगी और पूरा देखेंगे ताकि पूरा जानकारी मिलेंगे। आधा देखेंगे तो आधा जानकारी मिलेंगे और पूरा देखेंगे तो पूरा जानकारी मिलेगी। चलिए, सबसे पहले वाइवा इंटरव्यू रिलेटेड आपको बात करूंगा, फिर प्रपोजल रिलेटेड, फिर आपका जो नोटिफिकेशन अपडेट, न्यू अपडेट जो नोटिफिकेशन है उसको भी आपको समझाएंगे क्या आपके होना है, क्या क्या प्रोसेस है। सारी जानकारी यह जो है वो हम इस वीडियो में मिलेगी। इसीलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, आप पूरा देखें समझे, क्योंकि आपको इंटरव्यू फेस करना होगा। जिन लोग एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम दिया था उनका भी रिजल्ट आ गया, और जिन जिन लोग एग्जाम डेट कैटेगरी है उनका भी लिस्ट जारी हो गए हैं, और डीआरसी के थ्रू जो आपका वाइवा बहुत जल्द होने वाला है। क्या क्या प्रोसेस है, नोटिफिकेशन के साथ सारी डिटेल आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले वाइवा जो आपका इंटरव्यू है, इसमें आप एक अच्छा टाइटल लेंगे, जो कि आपको एक पावर पॉइंट भी 10 मिनट में प्रेजेंटेशन देना है। तो आपको पूछ सकते हैं कि आपने रिसर्च टाइटल जो है वो क्या चुने, इसलिए आपको टाइटल स्लाइड एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका टाइटल रिसर्च प्रपोजल क्या है वो आपको पूछेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंट्रोडक्शन रिलेटेड, क्या रिसर्च प्रॉब्लम है आपका, क्या आपका इंपॉर्टेंस है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव्स है। ये भी आपने पावर पॉइंट जब प्रेजेंटेशन देंगे ये चीज़ को आपको रखना जरूरी है। दूसरे रिसर्च ऑब्जेक्टिव के साथ हाइपोथेसिस क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए रिसर्च ऑब्जेक्टिव, और फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस रिसर्च क्वेश्चन, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए रिसर्च ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस। मेरे चैनल में ऑलरेडी वीडियो है, जिन लोग पुराने हैं, जिन लोग नया है जरूर सब्सक्राइब कर लो। वीडियो हमारे चैनल में है, कैसे लिखे इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी कैसे लिखे वो वीडियो है। आप लोग प्ले लिस्ट को जरूर विजिट करो, वहाँ पे पीएचडी एडमिशन के प्ले लिस्ट में सारी वीडियो को मिलेगी। तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछ सकते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, जो आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया उसी से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछेंगे। और जो प्रेजेंटेशन आप बनाएंगे रिसर्च प्रपोजल, उसमें भी ये स्लाइड होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड जैसे कि लिटरेचर रिव्यू का एक स्लाइड आपको होना चाहिए अपने प्रेजेंटेशन में, और लिटरेचर रिव्यू भी कैसे लिखा जाता है वो भी हमारे चैनल में वीडियो में है, चैनल में है। ओवरव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर, जो कि फॉर्मेट, एपी स्टाइल, सारी मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया। गैप आइडेंटिफाइड क्या है, जस्टिफिकेशन ऑफ रिसर्च क्या है, ये सारी पूछ सकते हैं। आपके पावर पॉइंट में भी ये होना चाहिए। नेक्स्ट मेथोडोलॉजी, आपके प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में भी होना चाहिए मेथोडोलॉजी, और जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या आपने मेथोडोलॉजी रिसर्च डिजाइन क्या आपने किया, डाटा कलेक्शन मेथड आपका क्या है, और डाटा एनालिसिस टेक्निक आपको क्या है। अर्थात आपके डाटा कलेक्शन प्राइमरी सेकेंडरी, जिस तरह आपने डाटा कलेक्शन लेंगे पीएचडी करेंगे, वो सारी डिटेल आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ डाटा एनालिसिस टेक्निक के साथ आपको पूछ सकते हैं, आपके पावर पॉइंट में भी ये होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड जो आउटकम है आपके रिसर्च प्रपोजल के, क्या आउटकम है उसमें, कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड, किस सब्जेक्ट में हमने पीएचडी कर रहे हैं, क्या आउटकम मिलेगी, सोशल बेनिफिट्स क्या होगी, ये सारी आपको पूछ सकते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखें, और उसी हिसाब से प्रपोजल में भी अपने रिसर्च प्रेजेंटेशन में भी ये स्लाइड को रखना होगा। चैलेंज लिमिटेशन में आइडेंटिफाई चैलेंज, जैसे आपने जो टॉपिक लिया है वो कितने रिलेवेंट्स है, रिसर्च गैप, फाइंडिंग्स, प्रॉब्लम्स, तो ये सारी चीज़ इसमें आता है। इसमें चैलेंजेस क्या है आपका रिसर्च में, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना होगा। सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट, जो पोटेंशियल इम्प्लीकेशन है, सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका रिसर्च टाइटल में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पैक्ट्स है, आपको पूछ सकते हैं। और यहाँ पे प्रपोजल जो है एक समरी आपने प्रिंट आउट भी करेंगे, वर्ड फाइल भी आप बनाएंगे, और उसके साथ आप एक पावर पॉइंट भी बनाएंगे, जो कि सारी नोटिस में भी लिखा है, मैं बताऊंगा, हमारे साथ बने रहेंगे। और रेफरेंस लिखने का जो तरीका है वो मैंने भी कई वीडियो में बताया, उसको भी जरूर देखें। लिस्ट एक साइटेशन सोर्स जो है रेफरेंस, वो आप सही ढंग से लिखिए, सारनेम, नेम, ईयर, टाइटल, बुक नेम, पब्लिशर्स कौन सा है, ARPP, इस तरह रेफरेंस लिखने का जो है ये ऑलरेडी मैंने बिफोर वीडियो सेशन में भी हमने बताया था। तो बेसिकली जो रिसर्च इंट्रोडक्शन है वो प्रपोजल रिलेटेड मैं बात करूंगा कि रिसर्च प्रपोजल में आपको एक सुटेबल इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जो आपने प्रिंट आउट कॉपी अपने रखेंगे रिसर्च प्रपोजल का, उसमें एक इंट्रोडक्शन हो, और जिसमें मिनिमम 200 वर्ड के एब्स्ट्रैक्ट लिखो, और इसमें रिसर्च क्वेश्चन हो, सिग्निफिकेंस हो, और आउटकम डिटर्मिनेशन हो। अर्थात एक टाइटल, एक रिसर्च टाइटल के इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ हाईलाइट हो, ताकि पता चले पढ़ने के बाद आपने क्या करने जा रहा है, क्या रिसर्च आप करने वाले हो। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। पर्पस, बैकग्राउंड को आपको समझना होगा, आपके टाइटल के क्या पर्पस, क्या बैकग्राउंड, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिक एम्स, तो बेसिकली इसको मेंटेन करना है।
और दूसरी रिसर्च प्रपोजल आउटलाइंस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, आपको एक क्रिटिकल टॉपिक जो फील्ड जो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टाइटल सिलेक्शन इंट्रोडक्शन में एक होना चाहिए। दूसरी बैकग्राउंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, जैसे कि यहाँ पे आपका जो टॉपिक है, द स्टडी बिल्ड अपन द फाउंडेशन द फेयर रिसर्च इन दिस फील्ड, आइडेंटिफाई गैप क्या है रिसर्च के, उसको देखिए, अपॉर्चुनिटी न्यू डिस्कवर क्या हुआ है, वहाँ से भी पूछ सकते हैं। रियल वर्ल्ड रिलेवेंस, आपने जो टाइटल लिए उससे क्या रिलेवेंस क्या है, या इनोवेटिव अप्रोच क्या है आपके टाइटल में, इनोवेटिव अप्रोच पूछ सकते हैं। द प्रॉपर्स मेथोडोलॉजी एवरेज, आपकी आजकल न्यू इनोवेशन का आगे बढ़ रहा है देश, तो ये आपको जरूर पूछ सकते हैं, आपके रिसर्च प्रपोजल में होना चाहिए। रिसर्च ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस, मैंने ऑब्जेक्टिव कई सारा सेशन में भी बोला प्रीवियस, जिसमें एक्शन वर्क पसंद लिखे। हमेशा जब आपने ऑब्जेक्टिव लेंगे कि नहीं भी 5 ऑब्जेक्टिव लीजिए, 5 से 6 से ज़्यादा नहीं लेना है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बेसिकली टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स का आपको देखना होगा कि हमने ऑब्जेक्टिव ले रहा है किस तरह, इसका वेरिएबल है, इम्पोर्ट क्रूशियल जो पॉइंट्स है वो क्या आउटकम फोकस कर रहा है। या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में एक्सप्लोर इन्फ्लुएंस टू एडिशनल फैक्टर क्या है, या द टेस्टेबल हाइपोथेसिस जो हम लेंगे। दिस ऑब्जेक्टिव बेसिकली आप जो भी ऑब्जेक्टिव लेंगे वो हाइपोथेसिस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो दिस स्टडी विल टेस्ट स्पेसिफिक प्रेडिक्शन एंड अबाउट द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप एंड आउटकम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है लिटरेचर रिव्यू, जो मैंने ऑलरेडी अलग सेशन भी है, और थियोरेटिकल फाउंडेशन जो बेसिकली आपका स्टडी ग्राउंडेड इन वेल एस्टेब्लिश्ड एंड थियोरीज एंड मॉडल, जो लिटरेचर रिव्यू आपने ले रहा है नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लिटरेचर रिव्यू, मिनिमम 5 लिटरेचर रिव्यू कीजिए, जिसमें सारनेम, ऑथर नेम, साल, उन्होंने क्या बता रहा है, उसके टाइटल, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, वो चीज़ 2 लाइन लिखना है। तो ऐसे 5 लिखेंगे तो 1-2 पैराग्राफ आज का A4 साइज पेज के आधा जगह में ये आ जाएगा। इंपेरिकल फाइंडिंग्स को आपको ढूंढना होगा, दे आर रिव्यू सिंथेसिस रिलेवेंट रिसर्च, आपकी जो टाइटल रिलेवेंट्स रिलेटेड वर्क जो है उसको हाईलाइट करना है। मेथोडोलॉजिकल अप्रोच और उसके साथ गैप अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, तो उसमें लिटरेचर रिव्यू के टाइम ये चीज़ ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न भी पूछ सकते हैं भाईबा में, आपके स्लाइड में भी ये चीज़ होना चाहिए। मेथोडोलॉजी में बेसिकली हम स्टडी डिजाइन को हाईलाइट करते हैं, और प्रपोजल आउटलाइन, बेसिकली डेटा कलेक्शन, हम रेंज टेक्निक्स क्या, सर्वे डेटा प्रोसेस, इंटरव्यू, मेजरमेंट्स, हाई क्वालिटी डेटा, बेसिकली आप क्या हुई प्रोसेस, हाउ मेनी प्रोसेस यू कलेक्ट द डेटा, एंड डेटा एनालिसिस, एडवांस द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, आपको पूछ सकते हैं आप डेटा एनालिसिस कैसे करेंगे। तो जितने सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है थ्रू डेटा इंटरप्रिटेशन में, वो याद करके जाइए। सैम्पलिंग टेक्निक्स वगैरह पूछ सकते हैं, आपका रैंडम सैम्पलिंग क्या है, स्कैटर सैम्पलिंग क्या है, तो ये आपको पूछ सकते हैं। बेसिकली सैम्पलिंग से तो पूछेंगे, और बाकी जैसे हो गया आपका कोरिलेशन, कोएफिशिएंट, वेरिएशन, ये सब चीज़ जो आपको बेसिक चीज़ को याद रखना होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी रिलेटेड। और मेथड्स ये आपको यूज भी करना है आपके एनालिसिस, आपके थीसिस में भी ये आपको हाईलाइट करना है आप जब मेथोडोलॉजी लिखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट है डेटा कलेक्शन एनालिसिस, जो बात कर रहा था मैंने, सर्वे डेटा। अगर आप जियोग्राफी के स्टूडेंट है, सर्वे बेस्ड रिसर्च करते हैं, सोशल वर्कर, या जो सर्वे बेस्ड फील्ड वर्क है, एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च थोड़ी सी अलग होते हैं। एंड सर्वे डेटा बेसिकली कलेक्ट सेल्फ रिपोर्टेड इन्फॉर्मेशन, जो आपने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किए, एंड देयर आर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। एंड एक्सपेरिमेंटल डेटा, जिसमें मेजर रिलेवेंट्स वेरिएबल्स अंडर द कंट्रोल, एस्टैब्लिश द कैजुअल रिलेशंस, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है। एंड इंटरव्यू डेटा जो है आपको इस तरह पूछ सकते हैं, डेटा कलेक्शन आप किस तरह करेंगे, तो आपको बोलना होगा कि सर्वे डेटा, एक्सपेरिमेंटल डेटा, इंटरव्यू डेटा, डेटा एनालिसिस हम इस तरह करेंगे, और कंडक्ट इन द डेप्थ एन इंटरव्यू टू गेन द डीपर इंस्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ को हाईलाइट करना है। एंड डेटा एनालिसिस, देयर आर अप्लाइंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड पैटर्न रिलेशनशिप सिग्निफिकेंस, ये चीज़ आपको भाईवा में पूछ सकते हैं, आपको जवाब देना होगा। और एक्सपेक्टेड आउटकम जो है आपके टाइटल में, आउटकम की फाइंडिंग्स जो है वो आपको पूछ सकते हैं अपने टाइटल में, क्या फाइंडिंग्स है, क्या आउटकम है। और स्टडी एम्स टू प्रोवाइड क्लियर एंड कंप्लाइन देयर आंसर टू द रिसर्च क्वेश्चन। एंड थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन क्या होगी, जिसमें आप फाइंडिंग्स विल एडवांस थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फेनोमेनन अंडर द इन्वेस्टिगेशन, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है आपके टाइटल में, साइंस के आप विद्यार्थी हो तो आपके इसमें जोर देना है कि आपने जो टाइटल ले रहा है वो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार प्रोजेक्ट में टाइटल में आपको भी इस तरह पूछ सकते हैं, आप कितना दिन में लिटरेचर रिव्यू कर लेंगे, इस तरह। बेसिकली प्रोजेक्ट में, रिसर्च प्रपोजल में जो बनाते हैं तो बजट भी होते हैं, इसमें आपको PhD एंट्रेंस के टाइम इस तरह पूछेंगे नहीं,
तो आपको पूछ सकते हैं। ये अप्रॉक्स आपको मैं बता रहा हूँ, जो टाइमलाइन जैसे डाटा कलेक्शन हम 4 मंथ में करेंगे, 1 साल में हमने डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, डाटा एनालिसिस करेंगे, 3 साल ड्यूरेशन में थीसिस बनता है। तो ये बेसिकली एक बजट है कि हम किस तरह इसको कर सकते हैं। इसको बेसिकली जिन लोग रिसर्च प्रोजेक्ट यूजीसी माइनर मेजर प्रोजेक्ट के डिजाइन करते हैं तो उनके लिए ये है, ठीक है। दूसरा कंक्लूशन, इसमें जो फ्यूचर डायरेक्शन है, बेसिकली हम किसी भी टाइटल के कंक्लूशन हम क्या लिखते हैं, क्या लिखना चाहिए, क्या बताना चाहिए। कंक्लूशन बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ फाइंडिंग्स, जो बेसिकली द स्टडी की कंट्रीब्यूशन एंड देयर इंपॉर्टेंस एडवांसिंग द फील्ड एंड समराइज क्लियर लिमिटेशन एंड ये जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर रिसर्च अपॉर्चुनिटी आपके टाइटल में क्या है, तो वो क्या छोड़ के जा रहा है रिकमेंडेशन में, कि हम तो किया, हम तो करेंगे रिसर्च, वो चीज़ आपको इंटरव्यू में पूछेंगे तो आपको बोलना है कि हम तो रिसर्च करेंगे, बट फ्यूचर रिसर्च अपॉर्चुनिटी द प्रपोजल आइडेंटिफाई द promise the area for the further exploration and collaboration to the field up on the findings। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और दूसरी PhD प्रपोजल एक्सप्लोरिंग द न्यू फंड्रीज, आपको हमेशा न्यू चीज़ का एक्सप्लोर करना है, न्यू चीज़ के बारे में सोचना है। और प्रपोजल हमेशा इसमें थिंकिंग, एक अच्छा थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है। तो आपका रिसर्च टाइटल एक थिंकिंग से जुड़ी हुई हो, एक अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ी हुई हो, एक अच्छा फाइंडिंग्स हो, और इस तरह आप टाइटल चुनिए। एंड डेफिनेशन, बेसिकली हम ओवरव्यू ऑफ रिसर्च टॉपिक की जब बात करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा कीड़ा कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, मल्टीपल फेस्ड, उसमें क्या बाय द एग्जामिनिंग द इशू एंड द फ्रेश पर्सपेक्टिव एंड प्रपोजल स्टडी, तो थियोरेटिकल फाउंडेशन क्या है, प्रोजेक्ट बिल्ड अपन द एस्टेब्लिश थ्योरीज, क्या थ्योरीज आप अप्लाई करने वाले हो। तो आपको बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आपके टाइटल से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या निकल सकता है, वो आपको कहीं ना कहीं याद रखना होगा। दिस रिसर्च इंटीग्रेटेड नॉलेज एंड मेथोडोलॉजी एंड फ्रॉम द डाइवर्स एंड द डिसिप्लिन, इसको आपको याद रखना है। एंड बेसिकली सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट, जो एडवांसिंग डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन, देयर लिटरेचर ऑल्सो, देयर आर द फ्रेडिज्म चेंजिंग एंड द न्यू एडवेंचर। जो भी आपने रिसर्च कर रहा है, न्यू हो, टॉपिक हमेशा न्यू हो, ये कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट जो स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है और इसको आपको सिस्टमेटिकली बताना भी है। एंड मेथोडोलॉजी रिसर्च डिजाइन, जो मैंने बार बार बोल रहा था कि डेटा कलेक्शन, एनालिटिकल फ्रेमवर्क और एथिकल कॉन्सिडरेशन, ये 3 इंपॉर्टेंट ऐसा चीज़ है जो कि मेथोडोलॉजी को खड़ा करते हैं। तो आपके टाइटल में रिलेटेड जो डाटा कलेक्शन, आपके टाइटल से रिलेटेड जो एनालिटिकल फ्रेमवर्क है, वो किस तरह आप पैटर्न कर रहे हैं उसको आप पूछेंगे, वो चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो बेसिकली प्रिलिमिनरी जो फाइंडिंग्स एंड एक्सपेक्टेड आउटकम जो है आपके रिसर्च के, तो बेसिकली एक्सप्लोरेटरी बेसिकली इनिशियल फाइंडिंग्स जो है हैव रिवील्ड देयर अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड एंड द रिलेशनशिप दैट चेंज द एग्जिस्टिंग assumption and point of the needs to further investigation। and theoretical framework implication जो है बहुत important है कि the research is expected to generate new theoretical model and framework and that can advance our understanding of phenomenon and guide future research efforts। ये चीज़ को बोलना है और इसमें आप पूछ सकते हैं। और चैलेंज लिमिटेशन जो मैंने बोल रहा था शुरू में पूछेंगे तो उसके हम आपके पास किस तरह आंसर होना चाहिए, डेटा एक्सेसिबिलिटी, मेथोडोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीशर कॉन्स्टेंट्स जो है, लिमिटेशन, फंडिंग, टाइम, एक्सेस, स्पेशलाइजेशन, इक्विपमेंट्स। आपने अगर साइंस के विद्यार्थी है, क्या इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होते हैं, तो ये चीज़ आपको बेसिकली साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, मेथोडोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़। तो ये आपने याद रखना है इसमें। और दूसरी जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे जो मैंने बार बार बोला कि आपका कंक्लूशन जो है, आपके रिसर्च के कंक्लूशन बेसिकली इसमें रिसर्च सर्व एज द लॉन्चिंग फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और तो हमेशा हम जो रिसर्च कर रहे हैं ऐसे नहीं कि वहीं पे स्टॉप होते हैं, फर्दर कुछ ना कुछ नया इनोवेशन, फिर नया रिसर्च वहीं से शुरू होता है। रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशन क्या है, द रिसर्च फाइंडिंग्स आर द एक्सपेक्टेड टू हैव ए लिस्टिंग इम्पैक्ट ऑन द पॉलिसी डिसीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको अच्छा से आपको रेडी करना है, जो मैंने बोल रहा था। दूसरी लिटरेचर रिव्यू, जो मैंने बार बार बोला कि रिव्यू थियोरेटिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए। आपके जो रिव्यू आपके टाइटल रिलेटेड एग्जिस्टिंग स्टडीज़ हो, मेथोडोलॉजिकल अप्रोच हो, जो आपके टाइटल को फोकस करता है। ऐसे लिटरेचर रिव्यू आपको भी देखना पड़ेगा क्योंकि आप रिसर्च शुरू कर रहे हैं। आप ऐसे नहीं कि सब कुछ जानते हो, है ना। आप जो सोचे हो कहीं ना कहीं और लोग भी काम किए हैं
और उसका काम को देखना होगा कि उन्होंने क्या किया और आप उन्होंने क्या नहीं किया जो आप करने वाले हो। क्लियर? तो इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द रिलेवेंट एकेडमिक लिटरेचर हैज आइडेंटिफाई द गैप एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो ये चीज को आपको दिल से दिमाग से बैठा लेना है, लिटरेचर रिव्यू जो आपको पूछेंगे। एंड व्हाई दिस टॉपिक, क्यों आप इस टॉपिक को चुने, जो टॉपिक मैं पीएचडी के लिए चूज किया है उसमें आपको पूछ सकते हैं कि आपने इस टॉपिक को क्यों लिया, क्यों चुना। तो पर्सनल मोटिवेशन आपके अंदर, रिसर्च डीप पर्सनल जो इंटरेस्ट है उसको हाईलाइट कीजिए और आपने उसको करना चाहते हैं, आप डिटरमाइंड हो। एंड एकेडमिक सिग्निफिकेंस को जरूर हाईलाइट कीजिए कि मैंने 2 टाइम नेट क्वालिफाइड किया, मैं 1 टाइम जीआरएफ क्वालिफाइड किया, मैंने पहले से ही सोचा कि सर मैं इसमें ही काम करूंगा। ये चीज को आपको बोलना है। द प्रपोज्ड रिसर्च एट रेसी एंड द अंडर एक्सप्लोर्ड एरिया ऑफ द स्टडी, ठीक है, ऑफरिंग द पोटेंशियल टू मेक देयर द ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये चीज मैंने लिखा हूँ रियल जो रिलेवेंट्स है आप करना चाहते हो, ये चीज डिटरमाइंड रहना होगा। ये और दूसरी मैंने यहाँ पे जो नोटिस है वो यहाँ पे बोलना चाहूँगा। यहाँ पे बेसिकली जो नोटिस जो यहाँ पे दिख रहा है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के जो नोटिस 26 मार्च को जनरेट हुई है, ताकि सारी सब्जेक्ट के जो विषय है, भूगोल, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, हिंदी, आपका गृह विज्ञान, आपका मैथमेटिक्स, बॉटनी, फिजिक्स, जूलॉजी, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, लॉज, एडुकेशन, लाइब्रेरी साइंस, ये सारी सब्जेक्ट के ये आपका डीआरसी सेंटर अर्थात शोध केंद्र का नाम भी यहाँ पे दिया गया है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पे शोध केंद्र है, अलग अलग शोध केंद्र। कंप्यूटर साइंस जैसे एप्लीकेशन है यूनिवर्सिटी कैंपस में हो रही हैं, भूगोल जैसे है शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में है। तो इस तरह अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग शोध केंद्र यहाँ पे नाम लिस्ट है। दूसरी यहाँ पे बताया गया है कि पीएचडी में जो प्रवेश हेतु निर्देश है, दिशा निर्देश क्या क्या आपको दिया गया है। ये बहुत भाई इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनेंगे कि पीएचडी में क्या दिशा निर्देश दिया गया है। प्रवेश के जो समस्त प्रक्रिया संबंधित विषय के जो विभागीय शोध समिति है उसके माध्यम से किया जाएगा। प्रवेश का प्रक्रिया क्या होगी, अर्थात पीएचडी के जो एडमिशन लेंगे आप उसका प्रक्रिया में क्या होगी। सबसे पहले कि आपका जो दस्तावेज है, आपने जो अप्लाई किए, आपने नेट क्वालिफाइड, जीआरएफ हो, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सब आपके पास होना चाहिए। शोध निर्देशक का नाम चयन करना होगा, आपने गाइड सिलेक्शन आपको करना है और आवेदन समस्त दस्तावेज के सहित जो विभाग में आपको जमा करना अनिवार्य होगा। और जो कैंडिडेट को पावर पॉइंट में 10 मिनट का प्रेजेंटेशन एक बनाना होगा, जिसमें सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी होना चाहिए और इसमें आपको रखना है शोध के विषय से संबंधित होना चाहिए, अर्थात आप रिसर्च के टॉपिक से रिलेटेड। और जो अपना प्रेजेंटेशन विभागीय शोध समिति के जो प्रमुख प्रस्तुत करना होगा, जहाँ पे साक्षात्कार होगी। जीआरएफ श्रेणी के जो अभ्यर्थी जिन लोग जीआरएफ क्वालिफाइड है उनको एडवांटेज दिया जाएगा। यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है प्रवेश हेतु पात्रता संबंधित जो आपका 55% अंक जो परसेंटेज जो यहाँ पे वर्ग जो आपका संबंधित विषय के स्नातकोत्तर परीक्षा में अर्थात एमए एमएससी के 55% जनरल कैटेगरी और कैटेगरी में 50% नंबर, वो एलिजिबिलिटी पहले से भी लिखा था, वो भी चेक होगी कि आप हो। दूसरी इंपॉर्टेंट जो डेट एग्जाम डेट कैटेगरी अर्थात जो आपने एंट्रेंस एग्जाम देके पास आउट कैंडिडेट और जो एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए हैं, जैसे नेट या एमफिल वाले जितने लोग हैं, और एग्जाम डेट कैटेगरी में जो नाम लिस्ट अभी आ गया है वेबसाइट में, तो उस नाम लिस्ट में जो विद्यार्थी है उनके एग्जाम डेट कैटेगरी दोनों का जो मार्किंग होगी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। जो प्रवेश तिथि के बाद इस संबंध में पुनर्दन जो मान्य नहीं किया जाएगा, अर्थात इसमें जो एग्जाम डेट कैटेगरी में अगर किसी भी डॉक्यूमेंट फर्जी मिला कि आपने नेट क्वालिफाइड नहीं है आपने लिख दिए, आपने एमफिल नहीं है लिख दिए, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही यहाँ पे किसी प्रकार की सुनी शोध समिति के द्वारा होगी। और यहाँ पे जो विभागीय शोध समिति के द्वारा जो डेट प्रवेश श्रेणी के जो अभ्यर्थी है अर्थात जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसका प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक का 70% और जो प्रेजेंटेशन होगी और साक्षात्कार उसका आपका 30%, तो टोटल आपका 100 का स्कोरिंग यहाँ पे होने वाला है। अर्थात आपका 30% का इंटरव्यू में जो नंबर है उसमें आपको जोड़ने वाला है। अब जो डेट एग्जाम डेट कैटेगरी है अर्थात जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, नेट जीआरएफ इस तरह जो कैंडिडेट है
उनके लिए यहाँ पे 50% नंबर प्रेजेंटेशन में और साक्षात्कार या इंटरव्यू में आपका 50% अंक इस तरह रखा गया। अर्थात यहाँ पे भाइवा में और अपना प्रेजेंटेशन दोनों मिला के 100 यहाँ पे रखा गया है। दूसरे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कैंडिडेट डीआरसी में यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, पीएचडी कोर्स वर्क करने वाले जो अभ्यर्थी को पीएचडी कोर्स वर्क अवधि 6 महीने के सहित 300 दिवस के दो उपस्थिति तथा पीएचडी कोर्स वर्क के छूट वाले जो अभ्यर्थी हो 250 दिवस की उपस्थिति होना अनिवार्य होगी, ये आप लिख दिए हैं। प्रवेश तिथि जो विभागीय जो डीआरसी की सेंटर है, आवेदन फॉर्म हमने जो किया था, तो यहाँ पे मूल पहचान पत्र, आधार कार्ड जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, ये सब आपको रखना होगा। आपको ऑल एकेडमिक जो सर्टिफिकेट दस्तावेज वो रखना होगा और आपका अधिकारी द्वारा जो वैध प्रमाण पत्र जारी किया था आपका वो चीज़ रखना है। अगर SC ST आप जनजाति OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हो उसका सर्टिफिकेट भी रखना होगा। और एक बात बोल दूं, जो अदर स्टेट के कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको जनरल में ही काउंटिंग होगा, ये चीज़ में ध्यान में रखना। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है उसको जनरल में ही काउंटिंग होगी। और यहाँ पे ऐसे जो विश्वविद्यालय परीक्षा में अंतर्गत महाविद्यालय में नियमित शिक्षक के रूप में जो अभी जॉब कर रहे हैं किसी अलग जगह में, किसी कॉलेज इंस्टीट्यूशन में फैकल्टी मेंबर है, वो PhD करना चाहते हैं, नेट GRA वाले हो, उसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लाना होगा, ऐसे लिखा है यहाँ पे। और वहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाना होगा कि आपने वहाँ पे पढ़ाई रहा है, अपने टीचर है क्या हो, जो यहाँ पे लिखा है विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के अंतर्गत महाविद्यालय में नियमित शिक्षक के रूप में या पदस्थ हो, उन्हें प्रवेश के तिथि के अनापत्ति प्रमाण पत्र जो NOC है उसको लाना होगा। एंड यहाँ पे आपका उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग के कर्मचारी, मतलब यहाँ पे आप किसी भी काम में हो, किसी जॉब में दूसरे टाइप, तो आपको NOC यहाँ पे देना ही होगा। और दूसरा यहाँ पे जो डेट एक दिया गया है, बट अभी पोर्टल में उसको फिर से दोबारा कुछ चेंज चल रहा है मुझे लगता है, तो ये पहले जनरेट हो गया था। इसमें लिखा है कि 4 से 10 तारीख यहाँ पे विभागीय शोध समिति के द्वारा प्रवेश हेतु जो निर्धारित तिथि रखा गया है और प्रवेशित जो कैंडिडेट है उसका जो सूची 12 तारीख को मतलब जो रिसर्च सेंटर है उनको भेजना होगा। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे जो संबंधित शोध केंद्र में शुल्क जमा करने का तिथि 22 अप्रैल तक रखा गया, अर्थात कहीं ना कहीं अप्रैल में ये चीज़ होने वाला है, अर्थात जो डेट दिख रहा है। बट फिर एक न्यू कुछ नोटिफिकेशन आएगा सब्जेक्ट वाइज, वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक लिखा गया है महत्वपूर्ण संभावित जो तिथि है, संभावित लिखा है, देखिए ध्यान से देखेंगे, संभावित तिथियाँ, अर्थात फाइनल आपको नोटिस में दिया जाएगा सब्जेक्ट वाइज क्या क्या होने वाला है, और ये संभावित तिथि है, इसमें इस तरह डेट दिख रहा है। दूसरा यहाँ पे एक फॉर्म है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के, और इसको जरूर आप लोग भर के भी रखना है, क्योंकि आप चांस हो ना, जो ये एप्लीकेशन फॉर एडमिशन है PhD रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन में सिलेक्ट होंगे तो ये वो भर के रखना होगा, फोटो लगा के इस तरह आपको रखना है, सारी चीज़ भरना है इसमें, और ये फॉर्म आपको भर के रखना है। मैं बोलूँगा कि सजेस्ट करूँगा कि आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करके इसको आप भर सकते हैं। ये वेबसाइट में डाल दिया गया था, मैंने डाउनलोड किया था, बट अभी वर्तमान में जो वेबसाइट पोर्टल में ये क्लिकेबल नहीं हो रहा है, तो ये फॉर्म जो है आपको प्रिंट आउट, दोबारा भी वेबसाइट खुल जाएगा जो प्रॉब्लम है, और इसमें आपको प्रिंट करके आप इसको भर लेंगे, ठीक है। तो गाइस बिलासपुर यूनिवर्सिटी जो पहले ही नाम था बिलासपुर यूनिवर्सिटी, वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, तो ये आपका जो डेट 2023 के इंतजार था कि कब होगी PhD क्या होने वाला है, उसका जो है ऑलरेडी एग्जाम डेट कैटेगरी लिस्ट आ गया, वेबसाइट विजिट करो और ये जो नोटिस है अपडेट, और आप अच्छा से वाइवा दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा प्रपोजल बनाइए और आप सीधा इंटरव्यू फेस कीजिए। किसी प्रकार ज़्यादा ज़रूरत है तो मुझे मेल कीजिएगा, तो मेल से आपको मैं संपर्क करूँगा, और अच्छा से आप वाइवा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। फिर मिलेंगे कोई अच्छा सेशन के साथ।